नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के लिए उनको उनकी मुंबई यात्रा के दौरान पूंजी निवेश के और बम्पर नौकरियों के आश्वासन मिले हैं उन पर। मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ जो उनकी बातचीत हुई है रिलायंस से, टाटा सन्स से, अडानी से, गोदरेज से, बिरला से, पिरामल से, वेदांता से, कई और उद्योगपतियों से कुल मिलाकर के 5 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में वो करेंगे, ऐसा आश्वासन मिला है। आप और हम जानते हैं कि फरवरी के पहले पखवाड़े में लखनऊ में एक ग्लोबल समिट होने जा रही है और इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। योगी आदित्यनाथ इसी सिलसिले में मुंबई पहुंचे थे। 2 दिन का उनका वहां का प्रवास था। उन्होंने रोड शो भी किया। इसके अलावा उद्योगपतियों से बात की, फिल्मी हस्तियों ने भी उनसे बातचीत की क्योंकि फिल्म सिटी का निर्माण भी ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। तो सबकी निगाहें योगी आदित्यनाथ के इस टूर पर लगी हुई थी, इस दौरे पर लगी हुई थी कि इसका हासिल क्या होगा और इसका प्रतिफल क्या निकलने वाला है। तो मेरे साथ इस समय गुजरात की यात्रा पर गए हुए हैं विजय सरदाना साहब, आपके जाने पहचाने चेहरे, आर्थिक राजनीतिक मामलों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही काबिल अधिवक्ता। उनके साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। विजय जी, जो आश्वासन मिले हैं वो अगर जमीन पर उतरते हैं, इसके अलावा जो ग्लोबल समिट होने जा रही है लखनऊ में 2018 के बाद, ये अब 2022 में होने जा रही है क्योंकि उसके बाद हम जानते हैं कि पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोविड के चलते तमाम तरह की जो इस तरह की कवायदें थी उन पर अंकुश लग गया था। एक तरीके से जो टारगेट रखा है ग्लोबल समिट को मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार ने, वो 10 लाख करोड़ का पूंजी निवेश जुटाने का था, जो अब बढ़ा करके 17 लाख करोड़ का कर दिया गया है। और ये 17 लाख करोड़ का इसलिए किया गया है क्योंकि 10 लाख करोड़ तो मतलब जो डोमेस्टिक है, जो भारत है, वहीं से उनको ऑफर आने के संकेत मिल गए हैं और करीब करीब 7-7.5 लाख करोड़ विदेशों से आने की उम्मीद बन रही है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट होगा अगर इसको आने वाले वर्षों में जमीन पर भी उतार पाए तो। ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। गुजरात की धरती से प्रणाम। बहुत मैं ही नगरी सूरत में हूँ इस समय। सूरत के पास एक गांव है, नवसारी जिला है। देखिए, जो सवाल आपने उठाया ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी इस देश का सबसे बड़ा राज्य है। एक हिसाब से, आबादी के हिसाब से करीब 20 करोड़ के आसपास की आबादी है। और जब हम आबादी की बात करते हैं और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इस समय यूपी में करीब 1000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर की दर से, अगर मैं एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं तो 1000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। जी जी, प्रचुर मात्रा में संसाधन है। एक देखिए, पहले हम स्थिति को समझे कि बिल्कुल तराई में हिमालय से निकलने वाली सारी बड़ी नदियां यूपी होकर निकलती। ये एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन हमारे यूपी स्टेट के पास है। उसके अलावा जलवायु कई तरह की है, जमीनें कई तरह की हैं। सबसे अच्छी बात है भारत की सांस्कृतिक विरासत, चाहे वो मथुरा हो, अयोध्या हो, हमारी गंगोत्री हो, अपना त्रिवेणी हो, ये सारे जो हमारे महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो यूपी में है। कल्चरली बहुत रिच है, काशी है। तो मेरा ये कहना है कि कल्चरली बहुत रिच है, पॉपुलेशन वाइज काफी
ज्यादा डेंसिटी है। तो अगर ये सारी चीजें देखें तो ये एक आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता है। यूपी आज तक पिछड़ा हुआ क्यों रहा? क्योंकि वहां पे अक्सर ये कहा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ बिग चैलेंज। जब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था तो उस लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में करप्शन भी होता है, जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन मनी भी होता है, रेंट सीकिंग भी होता है। हर तरह का जो कुकर्म होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर जब ठीक नहीं होता, बहुत तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। योगी जी ने जो आके किया कि लॉ एंड ऑर्डर आज यूपी के अंदर कोई चर्चा का मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बाकी सब परिस्थितियां यूपी की फेवर में है। आज अगर लॉ एंड ऑर्डर वहां फेवर में आता है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि आज यूपी एक आइडियल डेस्टिनेशन बन रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट। और जिन बातों की हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर को क्या चाहिए, इन्वेस्टर को चाहिए मार्केट, इन्वेस्टर को चाहिए मैन पावर, इन्वेस्टर को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टर को चाहिए रेस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी, इन्वेस्टर को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ऐसी सरकार जो निर्णय ले सके। ये सब चीजें जरूरी हैं। और अगर ये चीजें हैं तो कोई भी इन्वेस्टर इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगा। जो आपने सवाल उठाया टारगेट बढ़ाने का, देखिए भारत इस समय $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। और जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो लॉजिकली 1/4 हिस्सा तो यूपी का बनता है, कंसीडरिंग कि जो उनके पोटेंशियल है उसको देखते हुए। तो $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो यूपी की बननी है, जो अभी करीब $260 बिलियन है, मतलब कि 4 गुना बढ़ाना है। और पॉसिबल है क्योंकि यूपी से छोटे राज्य या दुनिया में जो देश हैं जिनका क्षेत्रफल यूपी से कम है, आबादी यूपी से कम है, संसाधन यूपी से कम है, वो कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो जब वो देश कर सकते हैं तो यूपी क्यों नहीं कर सकता? यूपी का अपना जो संसाधन है वो 20 करोड़ लोग तो हैं ही हैं, साथ में 140 प्लस करोड़ का बाजार उनके बिल्कुल लैंड रूट से जुड़ा हुआ है जो बाकी भारत है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो योगी जी प्रयास कर रहे हैं वो सही दिशा में प्रयास है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी की चुनौतियां भी हैं, एम्प्लॉयमेंट की चुनौती है। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावनाएं होती हैं। किसान वहां पे काफी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास वहां पे गंगा जमुना दोनों का पानी है, काफी खेती होती है। अगर उसको बाजार नहीं मिलेगा तो किसान स्ट्रेस में आएगा। तो किसान को बाजार मिले, युवा को उसकी स्किल अपग्रेडेशन का मौका मिले, उसको नौकरी मिले और राज्य में बाकी जनता को खुशहाली मिले, पर कैपिटा इनकम और इंप्रूव हो, अभी करीब 65,000 के आसपास है, और आगे बढ़े। तो मुझे लगता है ये प्रयास बिल्कुल सार्थक है, सही दिशा में है और आज यूपी उस स्थिति में है कि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। इस बीच हमने ये भी देखा है कि वहाँ पर मुकेश अंबानी पहुंचे, 1-to-1 मुलाकात हुई, बाकी उद्योगपतियों के साथ उनकी समूह में मुलाकात हुई, लेकिन ताज होटल में मुकेश अंबानी की अलग से मुलाकात हुई। जो प्रपोजल सामने आए हैं इसमें पता लग रहा है कि गोदरेज समूह के 4 खाने पहले से उत्तर प्रदेश में संचालित है। बाराबंकी में जल्दी एक नया कारखाना शुरू होने वाला है गोदरेज का। और उन्होंने ये भी कहा है कि नए शहर के विकास में हम सहभागी बनने को तैयार हैं। जो लोढ़ा ग्रुप है वो अयोध्या में, वाराणसी में, गोरखपुर में आवास परियोजनाएं लेकर के आने वाली है। रैमकी ग्रुप जो है हैदराबाद में अपने फार्मा पार्क की तर्ज पर यूपी में भी एक निजी फार्मा पार्क की स्थापना की इच्छा जाहिर कर चुकी है। इसके अलावा एसटीपी में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में उन्होंने अपना प्रस्ताव रख दिया है। और जो इसके संस्थापक हैं ए रामा रेड्डी, उन्होंने मुख्यमंत्री से लखनऊ में भी मुलाकात की है और कानपुर के बीच, लखनऊ में मुलाकात नहीं की है, माफ कीजिए, लखनऊ कानपुर के बीच में इन्होंने एक सैटेलाइट सिटी के स्थापना का प्रपोजल रखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसी तरीके से कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल की ओर से जो डॉक्टर तुषार मोतीवाला उपस्थित हुए, उन्होंने कहा कि साहब हम कानपुर में हब एंड स्पोक मॉडल पर कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल खोलने की अपनी योजना को आगे बढ़ाएंगे। ये तो मोटे मोटे मैंने आपको पढ़ करके बताए हैं जो मेरे सामने थे, लेकिन इससे पता चलता है कि जो उद्योगपति और बड़े उद्योगपति हैं इस समय देश के, वो अब बेहिचक उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। 2017 से पहले शायद ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश में नहीं था। तो विजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या गुणात्मक बदलाव आए हैं जिसकी वजह से बड़े बड़े उद्योगपति भी, उद्योग घराने भी अब बिना किसी संकोच के उत्तर प्रदेश का रुख करने को तैयार हो रहे हैं। सर देखिए, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जैसे हमने पहले भी चर्चा करी कि एक उद्योगपति को क्या चाहिए। एक उद्योगपति को एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जिस पे वो भरोसा कर सके। देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स, अगर मैं कहूं कि आबादी, जलवायु, नदियां, नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये पहले भी थे। अब एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल सामने आया है यूपी का कि ये सब संसाधन जो पहले थे वो ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहे थे या मैनेज नहीं हो रहे थे या उनका गवर्नेंस प्रॉब्लम था। अब जो नई लीडरशिप है यूपी में और उसका जो तालमेल है केंद्र सरकार से, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, कि राज्य में भी और केंद्र में भी, और केंद्र का पूरा समर्थन है इस पूरे प्रयास में कि यूपी को डेवलप किया जाए। और प्रधानमंत्री जी का अब तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी यूपी में है, जहां से वो खुद जीत के आते हैं, और 80 एमपीज आते हैं। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वॉइस है यूपी। इन सब बातों को अगर हम सामने रखें और एक गुड गवर्नेंस का मॉडल हो, आज यूपी में हमने देखा कि पूरे देश में कहीं ना कहीं दंगे हो जाते हैं, लेकिन यूपी आजकल शांत है। बाकी जगह पे भी हमने देखा कि कुछ त्योहारों के समय में कहीं पे कुछ झड़पें हुई, लेकिन यूपी एकदम, बीच में एक दो हुई, लेकिन उसके बाद फिर हमेशा के लिए एकदम लोग मिलनसार तरीके से रहने लगे और शांति बनाए रखे। ये चीजें इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि जब कोई पूंजीपति पैसा लगाता है, आज हम 5 लाख करोड़ की बात, 5 लाख करोड़ जो आदमी पैसा लगाएगा वो बहुत सोच समझ के लगाएगा। और जितने उद्योगपतियों का आपने नाम लिया, ये आंख बंद करके पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनकी अपनी इंटरनल रिसर्च टीम होती है जो हर प्रपोजल को वेटिंग करती है। इनके अपने एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स होते हैं जो वेटिंग करते हैं। जब तक पूरी तरह से वो आश्वस्त नहीं हो जाए कि हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल है और पैसा डूबेगा नहीं, कल को हमारे पे वहां पे रंगदारी नहीं होगी, या जिस तरह से हम अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं कि यूनियन है, ट्रक यूनियन हो गई है यूपी, इसमें हिमाचल में, और उसके कारण अडानी को 2 अपने सीमेंट प्लांट बंद करने पड़े हैं। अगर इस तरह की स्थितियां ना हो, यूनियनबाजी से अगर हम बच पाए, तो मुझे लगता है कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक शुरुआत है। और जैसे जैसे वहां पे यही इन्वेस्टर्स जब अपना बिजनेस लगाएंगे और ये जब बिजनेस फलेगा फूलेगा, तो उसको वो और एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन 50 जगह लोकेशन बनाने की जगह एक जगह ऐसी अच्छी चाहता है जहां पे अच्छी तरह से मैनेज हो जाए, उसका सिरदर्दी कम हो, सरकार रिस्पॉन्सिव हो, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो मेंटेन रहे। क्योंकि शरारती लोग तो हमेशा आके, जैसा हमने पंजाब में किसान आंदोलन के समय देखा, टावर्स की तोड़फोड़ हुई, अडानी के जो टर्मिनल्स थे या उनके जो लॉजिस्टिक्स पार्क थे उनको घेरा गया, तब भी हमने ये कहा था कि पंजाब अपना नुकसान कर रहा है। आप समझिए इस बात को कि पंजाब के अंदर पहले ये कंपनियां यूपी से पहले गई थी, लेकिन आज एक्सपेंशन करने के लिए वो यूपी जा रहे हैं, जिसको पहले वो खराब मानते थे। ये चीज हर राज्य सरकार को समझनी होगी कि यूपी में अगर आज 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि यूपी में आज लॉ एंड ऑर्डर है, उनका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगा। पंजाब ने अपनी इमेज खराब करी। जब हरियाणा में ब्लॉकेड हुआ था, आपको याद होगा, करीब 10-15 दिन का पूरा दिल्ली को जाम हो गया था। बाकी जगह जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आई, बंगाल में
जब टाटा की फैक्ट्री को हटाया गया, वहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं गया। तो आज इन्वेस्टर्स ने क्या देखा कि गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर था, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट थी, ब्यूरोक्रेसी फास्ट थी, गुजरात मॉडल हिंदुस्तान में छा गया। यही बात योगी जी को समझ में आ गई कि जैसे गुजरात आगे बढ़ा है, उसी रफ्तार से हमें यूपी को आगे बढ़ाना है, उसी तरह से हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, लॉ एंड ऑर्डर रखना है और एक गुड गवर्नेंस मॉडल देना है, इन्वेस्टमेंट आएगा। ये आज हमारे सामने मॉडल है। तो मुझे लगता है कि जो यूपी सरकार कर रही है या जो गुजरात सरकार ने किया, बाकी राज्य छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स को, मैं नहीं कहता कौन सा बीजेपी कौन सा कांग्रेस, ये सब इस देश के पार्ट हैं। अगर वो अपने यहां इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो उनको भी समझना होगा कि आज लोग यूपी क्यों जाने को तैयार है, गुजरात जाने को क्यों तैयार है, हमारे यहां क्यों नहीं आ रहे, हमारे यहां से वाइंड अप करके जा रहे हैं। हिमाचल में लगी हुई फैक्ट्री बंद हो रही है, ये चिंता की बात है हिमाचल की सरकार के लिए, वहां की जनता के लिए। इसको सिर्फ यूनियन का मुद्दा करके नहीं छोड़ना चाहिए, जनता को उठाना चाहिए सवाल कि हमारे यहां ऐसा यूनियन क्यों है कि इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी हैं हमसे। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है पूरे देश के लिए। अगर यूपी रोल मॉडल बन के निकलता है तो इसका पूरा इंपैक्ट पूरे देश पे पड़ेगा और बाकी राज्य भी सुधरेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है जो प्रयास योगी जी ने किया है, जो इन्वेस्टर्स को पसंद आ रहा है, ये एक यूपी मॉडल बन के निकलेगा और बाकी राज्यों को भी रास्ता दिखाएगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है विजय जी। हमने गुजरात को देखा है बदलते हुए। जब नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उसके बाद से जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, करीब करीब 13 साढ़े 13 वर्ष तक, तो गुजरात में जो पूंजी निवेश हुआ, न केवल भारत से जुड़े हुए उद्योगपतियों का, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के जो पूंजी निवेशक थे वो भी वहाँ आए, उन्होंने अपने कारोबार शुरू किए। और गुजरात जहाँ इस समय आप बैठे हैं, वो उसकी जो तरक्की है, उसका जो विकास है, वो देखने लायक है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जो पूंजी निवेशकों को, उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के बजाय, उनका सहयोग लेने के बजाय अक्सर उनको कोसती हुई दिखाई देती हैं। इस मेंटेलिटी पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो सरकारी रोजगार हैं, जो सरकारी क्षेत्र के अलग अलग विभाग हैं, उनकी तो अपनी एक क्षमता है, उससे अधिक ना तो वो रोजगार दे सकते हैं और ना ही उस तरह के विकास मॉडल की अब बहुत अधिक गुंजाइश बची है कि सरकारें अपना पैसा लगा करके उद्योग धंधे स्थापित करें या इस तरह का काम करें। तो ऐसे में क्या, अगर हमें भारत को यहाँ से आगे लेकर के जाना है, और पिछले दिनों तो मैं पढ़ रहा था, किसी ने ये कहा था कि जिस तरह के अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इस तरह के जो ये उद्योगपति हैं, इस तरह के तो भारत को कम से कम 500 उद्योगपति चाहिए अगर उसको सुपर पावर बनना है इस दुनिया की। तो ऐसे में एक वातावरण बेहतर बनाया जाना चाहिए या ब्लेम गेम करके और उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा करके उनको हतोत्साहित करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है सर। मैं आपको एक उदाहरण से कहता हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस मॉडल की। आज जो आपका मुद्दा था कि भाई आज भी जनता चाहती है सरकार नौकरी दे, क्या उससे समाज का भला होगा? मैं उदाहरण रखता हूं आपके सामने। आज हम एक काम करते हैं कि जितने ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग है ना, उस सबको बंद कर देते हैं। 1 लाख लोगों को नौकरी दे देते हैं, लेकिन सबको रेलवे स्टेशन जाके पर्सनली लाइन में लग के टिकट खरीदना होगा। क्या समाज तैयार है? 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी? क्या समाज इस मॉडल के लिए तैयार है कि हम सारा डिजिटल बुकिंग बंद कर दें? इसी तरह से हम एयरलाइंस में सारी ऑनलाइन बुकिंग बंद कर देते हैं और आपको जाके, जैसे पहले एयरपोर्ट के काउंटर पे या उनके सिटी ऑफिस में जाके टिकट लेनी पड़ती थी, वैसे आप जाके लाइन में लग के टिकट लीजिए। इसी तरह से सारे बैंकों के हम डिजिटल कनेक्शन हटा देते हैं, वहां भी 5-10 लाख नौकरियां लग जाएंगी, लेकिन आप सबको बैंक जाना पड़ेगा। क्या समाज आज इसके लिए तैयार है? जब हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि नहीं, सरकार को फास्ट सर्विस देनी चाहिए,
रात को 2 बजे भी मैं एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं और सुबह 6 बजे भी मैं अपनी टिकट का प्रिंट आउट ले सकता हूं। उस समय टिकट खिड़कियां खुली नहीं होती थी, 8 बजे खुलती थी। कहने का मतलब यह है सर, एक तरफ तो हम समाज में चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हो, दूसरी तरफ हम चाहते हैं गवर्नेंस फास्ट हो, तीसरी तरफ हम चाहते हैं करप्शन कम हो, चौथी तरफ हम चाहते हैं टैक्स कम हो, सरकारी खर्चे कम हो, और फिर हम कहते हैं सरकार नौकरियां दे। ये क्या सोच है? हम कहीं ना कहीं होलिस्टिकली सोचना चाहते ही नहीं, हम सिर्फ एक स्वार्थ की बात करते हैं और बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। हकीकत यह है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां जितनी कम हो उतना अच्छा है। लोगों को बुरा लगेगा, बहुत सारे दर्शकों को बुरा लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। जितनी सरकारी नौकरियां कम होंगी, आप मान के चलिए उतना करप्शन कम होगा, उतना डिले कम होगा, उतना डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा। जितना आप डिजिटाइजेशन लाएंगे उतनी ट्रांसपेरेंसी होगी। जब यह सब होगा तो देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आपको सरकारी नौकरी से ज्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन फर्क सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में यह है कि सरकारी नौकरी में आप जाइए सुबह और रात को आ जाइए बगैर काम किए। प्राइवेट वाला पैसे भी देगा तो काम भी लेगा, वहां मस्तीखोरी नहीं हो सकती। अगर आप सिर्फ सरकारी नौकरी का मतलब है कि तनख्वाह की बात कर रहे हो और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हो, तो ऐसी सरकारी नौकरियों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो देश और समाज के लिए घातक है। अगर ऐसी मानसिकता की हम सरकारी नौकरी में बात करते हुए, नौकरी मिल जाए, सुविधाएं मिल जाए, लेकिन हमसे काम ना पूछो, और अगर काम बढ़ा दिया जाए तो हम हड़ताल पे चले जाएं, ऐसी सरकारी नौकरी इस देश को नहीं चाहिए। जो इस देश को चाहिए, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, अच्छा टैलेंट चाहिए, और जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतने टैलेंट की जरूरत होगी। अगर हम 5 लाख करोड़ की बात करते हैं सर, तो मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि 5 लाख का मतलब है 50,000 का इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए आपको एक सुपरवाइजरी आदमी चाहिए होता है, 50 लाख का मैनेजर लेवल का। उसके नीचे वर्कर्स अलग होते हैं। तो 5 लाख का मतलब है 10, तो 5 लाख करोड़ का मतलब कितना हुआ सर? तो यूपी के अंदर ही कुछ नहीं तो कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ नौकरियां निकलेंगी, अगर ये 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बराबर जाता है तो। यूपी, और जब ये मैन्युफैक्चरिंग होगा, जब ये सिस्टम होगा, तो एक मैनेजर नहीं होगा, उसके ट्रांसपोर्टर्स होंगे। जैसे आज 2 प्लांट बंद हुए हैं अडानी के, अगर आप वहां देखें हिमाचल में, तो सरकार क्या बोल रही है, 25,000 लोग बेरोजगार हो गए, जबकि शायद वहां एम्प्लॉयज जो थे शायद करीब 1,000-1,200 होंगे टोटल। लेकिन कोई पंचर लगा रहा है, रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई ढाबा खोले हुए है, कुछ किए हुए। 25,000 लोग उसके आसपास जुड़े हुए थे। 25,000 लोगों की रोजगारी बचाने के लिए राज्य सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इलीगल ट्रांसपोर्ट यूनियन को जो एक्सप्लॉइट कर रही है, क्योंकि मैं भी एक संस्था में था, हम भी यूनियन से परेशान थे। हिमाचल में इन्वेस्टर्स का नहीं जाने का कारण है वहां की ट्रांसपोर्ट यूनियन। ये वहां की पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं, वहां की ब्यूरोक्रेसी जानती है। दुख की बात यह है कि इन सबके ट्रक चलते हैं, इन सबकी कमाई उस यूनियन से होती है। आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, कितने ट्रांसपोर्टर्स जो व्हीकल्स चलते हैं वहां पे, कितने ब्यूरोक्रेट्स के हैं, कितने पुलिस वालों के और कितने पॉलिटिशियंस के। यह हकीकत है। और आज हिमाचल में जो ये प्लांट बंद किए हैं, मेरे को लगता है अडानी ने सेंसिबल डिसीजन लिया है। बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में आएगा, काबिल लोगों को नौकरी मिलेगी। और काबिलियत बढ़ाने के लिए अगर आप देखें तो इसमें भी अडानी की तरफ से यह है कि हम वहां पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे। वो इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो मैन पावर चाहिए वो नहीं है। लोगों को ट्रेन करना होगा, नई स्किल सिखानी होगी, नए टेक्निकल स्किल सिखानी होगी। तो मुझे लगता है ये एक प्रयास सही दिशा में है, और जो योगी जी कर रहे हैं वो सही है। हाँ, अब ये देखना है योगी जी को कि जो एप्लीकेशंस आए वो ब्यूरोक्रेसी लाल फीताशाही में फ्रस्ट्रेट ना हो, फिर वो इमेज बिगड़नी शुरू होगी। आके तो बोल गए थे कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट करेगी, लेकिन नीचे आपका इंस्पेक्टर आज भी पैसे मांगता है,
आपके कागजों को अटकाता है ताकि आप उनको स्पीड मनी दें, रिश्वत दें, ब्राइब दें। मुझे लगता है योगी जी को अपने ऑफिस में एक डिजिटल सिस्टम बनाना चाहिए, जितने इन्वेस्टर आए वो सीधा चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मॉनिटर हो, जिस डिपार्टमेंट की परमिशन हो सबको ऑनलाइन मिले और टाइम फिक्स हो जाए कि जिस डिपार्टमेंट से लेट होता है, सारे सबमिशन, सारे कागज जमा होने के बाद भी अगर वहां से परमिशन टाइम पे नहीं आती और कोई उनको फोन करके पैसे मांगता है, वहां क्लियर लिखा होना चाहिए कि अगर कोई भी आदमी आपसे रिश्वत मांगता है, आप उसका नाम पता बताइए, सेम डे उसकी नौकरी जाएगी, उसको सस्पेंड किया जाएगा। अपने आप सिस्टम सुधरेगा, क्योंकि 5 लाख करोड़ लगाने वाला बहुत हिम्मत का काम कर रहा है, रिस्क ले रहा है, और अगर आपने उसका साथ नहीं दिया तो पूरे बिजनेस कम्युनिटी की उम्मीद टूट जाएगी और ये जो पूरा प्रयास है योगी जी का, ये फेल हो जाएगा। तो योगी जी को पर्सनली, क्योंकि उनकी गुडविल पे ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यूपी तो पहले भी था, एमएलए एमपी यूपी से पहले भी थे, लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं थे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट कमिट हो रहा है, ये योगी जी की पर्सनल साख पे कमिट हो रहा है। उनको अपनी साख बचाने के लिए सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। वैसे कल का जो मैं उनका भाषण सुन रहा था, उसका एक अंश हम सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा था। स्वयं ही जाना चाहिए, और इसीलिए मैं आज स्वयं मुंबई में आया हूं आप सबको आमंत्रित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए। ढेर सारी संभावनाएं हैं, आपको भी, आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। मानवीय हस्तक्षेप 0 है। आपने एमओयू किया, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर देगा। उसमें फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जो आपकी अभी चिंता थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसा एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए, उसी के बारे में उन्होंने संकेत दिए हैं कल के भाषण में, कि बस आप इंटरेस्ट शो करिए, उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय आपसे खुद संपर्क करेगा। आपके इन्वेस्टमेंट के बीच में जितना भी गैप होता है आपके प्रपोजल से और औद्योगिक इकाई स्थापित करने, शुरू करने, वो सारे सिस्टम में कोई बाधा ना आए, ये हम सुनिश्चित करेंगे, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय सुनिश्चित करेगा। इसका मतलब ये है कि मॉडल जो है वो एकदम चेंज कर दिया है योगी ने उत्तर प्रदेश का। सर बिल्कुल सही है। सिर्फ योगी जी से एक निवेदन है, अगर वो आपका प्रोग्राम देख रहे हो या उन तक ये बात पहुंचे, मेरा उनसे निवेदन है कि बिल्कुल सही किया सर जो आपने किया, बिल्कुल इसी तरह से कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे एप्लीकेशन आए और जिन लोगों की अप्रूवल्स आती जाए, साथ ही साथ सक्सेस स्टोरीज भी आप बताइए कि देखिए इस तारीख को एप्लीकेशन आई, इस तारीख को ये अप्रूवल हुआ, इस तारीख को इस इन्वेस्टर को हमने पैसा दे दिया, जमीन दे दी, या जो भी आपको सुविधाएं देनी है राज्य सरकार की तरफ से वो दे दी गई, और उस इन्वेस्टर से एक एक्नॉलेजमेंट लिया जाए कि हाँ मुझे ये सब कुछ मिल गया है। तो लोगों को लगेगा कि हाँ, एप्लीकेशन से लेकर फाइनल डे तक, जो भी, मैं ये नहीं कहता कि ओवरनाइट, हाँ 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 1 महीना, जो भी है, जो भी सिस्टम को मैनेज करने के लिए टाइम लगता है वो लगे, और उसके बाद एक आ जाए कि हाँ सर मैंने अप्लाई किया था और मेरे को 30 दिन में, 62 दिन में, 70 दिन में, 12 दिन में, जो भी है, मेरे को मिल गया और मैंने ये काम शुरू कर दिया, ये मेरी फैक्ट्री का एड्रेस, आप आके साइट पे काम होता हुआ देख सकते हैं। अगर इस तरह का अगर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाए तो सर इस देश में इतने इन्वेस्टर्स हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं दूसरे राज्यों में, मैं फिर कह रहा हूं, रोज लोग अपने अपने राज्यों को छोड़ के यूपी की तरफ दौड़ेंगे, इस बात को आप मान लीजिए, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन फ्रस्ट्रेशन में काम नहीं करना चाहता। बिजनेसमैन की एक खासियत होती है कि वो आगे की सोचता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोचता है। लेकिन जब बिजनेसमैन को करप्शन से डील करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी से डील करना पड़ता है, पॉलिटिशियंस के आगे पीछे घूमना पड़ता है, उस बिजनेसमैन का सबसे फ्रस्ट्रेटेड मोमेंट होता है उसकी लाइफ का। वो दिन रात अपनी फैक्ट्री में बैठ के काम कर सकता है,
लेकिन 5 मिनट एक करप्ट ऑफिसर के आगे बैठ के उसके हाथ जोड़ना, ये किसी भी बिजनेसमैन की लाइफ का सबसे इंसल्टिंग मोमेंट होता है। और ये कल्चर हमें बदलनी होगी इस देश में। और योगी जी अगर इसको कर देते हैं और ट्रांसपेरेंट वे में, जैसा वो खुद कह रहे हैं, हम विश्वास करेंगे उनकी इस बात का। मैं इस बात का आपको कह सकता हूं सर कि जितने लोग आज अगर कोई मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो या पंजाब में हो या हरियाणा में हो, इन राज्यों के लिए मुश्किल हो जाएगी अपने इन्वेस्टर्स को बचाना। लोग माइग्रेट करना शुरू कर देंगे यूपी में, अगर जो योगी जी कह रहे हैं वो सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि योगी जी इस मॉडल को इतना पावरफुल बना दें कि बाकी सरकारें हिल जाए और वो सुधार पे मजबूर हो जाए। तब इस देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता बहुत आसानी से हम लोग पार कर लेंगे। आपने जो कहा है, जो आशंका जाहिर की है, उसकी तो शुरुआत मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से ही हो गई है। मैं एक बयान देख रहा हूं संजय राउत का। हालांकि वहां सरकार एकनाथ शिंदे की और देवेंद्र फडणवीस की है। अब ये तो सत्ता से बाहर हो गए थे। जून के आखिर में उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था जब वो अल्पमत में आ गए थे। पर योगी जी महाराष्ट्र जाएं, मुंबई जाएं और उद्धव गुट की तरफ से प्रतिक्रियाएं ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो पहली प्रतिक्रिया तो वो ये दे रहे हैं कि साहब, ये जो इस कार्यक्रम को रोड शो का नाम दिया गया है, हमें इस पर आपत्ति है। वो निवेशकों से आकर के, उद्योगपतियों से आकर के बातचीत करना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन रोड शो करने की क्या जरूरत है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए? दूसरा, वो कहते हैं कि साहब, ये महाराष्ट्र और मुंबई से उद्योगों को उत्तर प्रदेश ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, मतलब इसको संयोग कह लीजिए, अंतर विरोध कह लीजिए, जो एमवीए गठबंधन है उसी की जो एक पार्टी है शरद पवार की, एनसीपी, उसके नेता हैं दिलीप वलसे पाटिल, जो होम मिनिस्टर बने थे अनिल देशमुख के जेल जाने के बाद। तो दिलीप वलसे पाटिल का बयान आ गया। मुझे लगता है कि ये संजय राउत का ही जवाब है। संजय राउत को जवाब है। उन्होंने कहा कि कोई किसी इंडस्ट्री को उठा करके ना तो कहीं ले जाता है और ना ही कोई उठा करके ले जा सकता है। अगर आप उद्योगपति को अच्छा वातावरण दे रहे हैं तो वो जाएगा, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। तो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं, जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन ये निकलता है, खास तौर से पहले भी हमने देखा जब योगी आदित्यनाथ मुंबई गए थे तो तब के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने उनके बारे में काफी अनाप शनाप बातें की थी, और अब फिर इनका एक तरीके से ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? सर, कौन बोल रहा है? जो खुद कुछ नहीं कर सकता, जो लोग खुद कुछ नहीं कर सके, जो कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसको, जिसे कहते हैं ना कि भाई, अब क्या बोले, वो बोलना ठीक नहीं लगेगा, पार्लियामेंट्री मुहावरे नहीं होते हैं कभी कभी, तो ये कहा जाता है कि देखिए, हाथी चलता रहा या कारवां चलता रहा, जिनको शोर मचाना है मचाते रहो। तो योगी जी तो अपना काम करने आए हैं। अगर ये कहने का मतलब ये है सर कि अगर आज टाटाज, अंबानीज, अडानीज ये महाराष्ट्र भी जा सकते थे ना। आप एनसीपी की या महाविकास आघाड़ी की सरकार थी ना, इनके पास पूरा मौका था इनको लाके वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाने का, हॉस्पिटल्स बनवाने का, कॉलेज सेंटर, जो भी इन्होंने यूपी में प्रपोज किया, ये महाराष्ट्र में भी हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? क्या प्रॉब्लम है महाराष्ट्र में? ये संजय राउत खुद बताएं कि महाराष्ट्र में इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे। अगर इसका जवाब उनके पास है और इनकी इन्वेस्टर्स की समस्याओं का लिस्ट है उनके पास, और उसका अगर समाधान नहीं है, तो फिर ये गवर्नेंस में या सरकार में रह के कर क्या रहे थे? तो ये तो कहने का कोई हक नहीं बनता। ठीक है, आपको चिल्लाना है, आपकी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन चिल्लाइए, लेकिन उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। एक भी आदमी आपके चिल्लाने से अपना बिजनेस डिसीजन नहीं बदलेगा। आप किसी की बैलेंस शीट में या किसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैं,
क्या आपको लगता है कि कोई संजय राउत का नाम लेके बाद चर्चा करेगा कि अगर हम ये डिसीजन लेंगे, यूपी जाएंगे, तो शायद संजय राउत को बुरा लगेगा, तो लेट अस पोस्टपोन और चेंज और कैंसिल? कभी ऐसा हुआ है आज तक? कौन सी दुनिया में है हमारे पॉलिटिकल क्लास के लोग? देखिए, आज मैं तो यहां तक भी कहना चाहूंगा, अगर हिंदुस्तान में अगर आपने माहौल नहीं सुधारा, दुनिया बहुत बड़ी है। चाइना बुला रहा है, हम 160 देश हैं दुनिया में, हर राज्य हर स्टेट कहता है कि हमारे यहां आइए, इन्वेस्टमेंट करिए, और हमारी राज्य सरकारें अगर ये कहती है नहीं जी हम नहीं करेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपके इंतजार नहीं करने वाला है। अगर हम अपना घर नहीं सुधारेंगे, दुनिया में बहुत जगह है इन्वेस्टर्स के लिए। हमें इस गलतफहमी से बाहर आ जाना चाहिए कि हम चीफ मिनिस्टर हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम कलेक्टर हैं, हम अधिकारी हैं, हम सेक्रेटरी हैं। इन बातों का आज की दुनिया में कोई मतलब नहीं है सर। बहुत ऑप्शंस हैं किसी भी इन्वेस्टर्स के पास। आपकी गरज है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको सुधरना होगा। इन्वेस्टर्स को एडवाइस मत करिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप गुड़ रखिए, चींटियां अपने आप आएंगी। आप अपने राज्य का गवर्नेंस मॉडल इतना अच्छा बना दीजिए कि इन्वेस्टर लाइन लगा के आपके पास आए कि सर पहली एप्लीकेशन मेरी क्लियर करिए, मुझे जल्दी फैक्ट्री लगानी है। वो दिन जिस दिन आ गया, उस दिन गवर्नेंस मॉडल होगा। ये कहने से, स्टेटमेंट देने से, भाषण देने से नहीं होगा। और योगी जी ने यही बात करने की कोशिश करी है कि मैंने कर दिया, आप आ जाइए। 5 लाख करोड़ लोग लाइन में लगा के खड़े हो गए। बाकी राज्य कर पाएंगे? चुनौती उनकी है। क्या ममता जी के पीछे जाएंगे लोग? टाटा को भगा दिया था। उड़ीसा में स्टील प्लांट लगने थे, एनजीओ ने दंगा प्रदर्शन करके जीना हराम किया था कंपनियों का, कंपनियां वाइंड अप करके चली गई। बाकी जगह, कहने का मतलब है कि आप अगर अडानी अंबानी को गाली ही देते रहेंगे, तो कम से कम आपके राज्यों में तो इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला। पंजाब का मॉडल हमने देख लिया, और मैंने तब भी कहा था जब ये आंदोलन चल रहा था, पंजाब अपना नुकसान कर रहा है। आज के बाद कोई इन्वेस्टर वहां पंजाब के ऊपर, हाँ 5, 10, 15, 50, 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देगा खुश करने के लिए, क्योंकि तो उसकी बिजनेस मजबूरी भी है, उसको गोडाउन तो चाहिए। आज अडानी को अगर अपना बिजनेस चाहिए, रॉ मटेरियल रखना है, खरीदना है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रिलायंस को अपने रिटेल आउटलेट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना, और कहते हैं हम आपके यहाँ पे एक लॉजिस्टिक्स हब लगा रहे हो, तो वैसे भी लगाते। 50-100 करोड़ रुपए तो कोई वैसे भी लगा देता। क्या आपके यहां आके कोई डेटा सेंटर बना रहा है? क्योंकि आप तो टेलीकॉम टावर तोड़ रहे थे। जब आप चाहते हो लॉजिस्टिक्स हब बने, आपके लोग तो खटिया डाल के रिलायंस के लॉजिस्टिक्स हब के आगे बैठ गए थे, और आपकी पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस गैर कानूनी काम को आप हटा सके। और राज्य सरकारें ऐसे क्रिमिनल एक्ट का साथ दे रही थी। तो ये तो होगा। आप अपनी इमेज फ्यूचर के लिए खराब कर देते हैं। किनके बच्चों का नुकसान हुआ सर? पंजाब के यूथ को नौकरी नहीं मिली पंजाब में, उसको दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा नौकरी के लिए। हमारे पॉलिटिशियंस को यह समझना होगा कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स भी हो सकती है, उससे आप राज्य का नुकसान ही करोगे। लेकिन अगर आप गुड इकोनॉमिक्स करते हो, तो उससे अच्छी पॉलिटिक्स हो नहीं सकती। आपका भी भला, राज्य का भी भला, इन्वेस्टर का भी भला, आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, राज्य को जॉब भी मिलेगा, किसानों को बाजार भी मिलेगा, और बहुत सारी चीजें आएंगी। तो जिस दिन हमारा पॉलिटिकल क्लास ये समझ जाएगा कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, उस दिन इस देश का नसीब तेजी से बदलेगा। लेकिन ये क्या मानसिकता है? ममता बनर्जी एक बार शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मुंबई गई थी, और उनके कार्यक्रम में वहाँ की जो बड़ी हस्तियां थी अलग अलग सेक्टर की, उनसे मुलाकात का भी उनका एक प्रोग्राम था, जिसमें उद्योग जगत भी था, फिल्म हस्तियां भी थी, दूसरे सेक्टर के लोग भी थे। तब इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर जाते हैं तो इनके रिएक्शन आने शुरू होते हैं। मैं आपको बताऊं और दर्शकों को भी बताऊं कि अभी जब सरकार चेंज हुई थी, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने थे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे, उन दोनों ने रतन टाटा से भी जाकर के व्यक्तिगत मुलाकात की,
और मुकेश अंबानी के घर पर भी जाकर के मुलाकात की। दूसरी तरफ अगर हम देखें 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, वो किसी से जाकर के नहीं मिले। उनको किसने रोका था? योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश से चलकर के मुंबई जाते हैं, वहां बड़े उद्योगपतियों से मिलते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं निवेश के लिए, तो उद्धव ठाकरे मुंबई में ही रह करके, जो मुंबई में बड़े उद्योगपति रहते हैं और चूंकि देश की आर्थिक राजधानी है, तो वहां तमाम जो उद्योग हैं, उद्योग धंधे हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनका हेडक्वार्टर वहां अपने आप है ही। और जो वित्तीय संस्थान हैं, बैंक हैं, जितने भी, उनके भी वहां मुख्यालय हैं। तो ये तो वहां बैठ करके बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन अगर इन्होंने नहीं किया है और दूसरे अगर करने जाते हैं, तो उसको क्रिटिसाइज करना, ये शो करता है विजय जी कि ये खुद कुछ नहीं करेंगे, जो आपने भी कहा है, और अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उससे प्रेरणा लेने के बजाय उसको भी हतोत्साहित और क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहे। एक तो आपने कहा कि ममता दीदी गई थी तब इन्होंने शोर नहीं मचाया, क्योंकि पॉलिटिशियंस को इतना तो पता है कि बिजनेसमैन कहां जाएगा। जिस तरह से टाटा को वहां से निकाला गया, चाहे टाटा ग्रुप ने कहा कि कोई बात नहीं है, पॉलिटिकल कॉल है, हम इस बात का बुरा नहीं मानते, उनकी अपनी राजनीतिक जो भी काम करने के तरीके हैं, मजबूरी है, लेकिन मैसेज क्या गया सर कि आप टाटा जैसा ग्रुप जो आपके राज्य का भला करता, आपको सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल था कि साहब किसानों की जमीन ले ली। अरे भाई, उन किसानों के बच्चों को उस टाटा की फैक्ट्री में ही नौकरी मिलती, वही किसान उस फैक्ट्री के आसपास 50 दुकानें, सुपरमार्केट्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, 50 बिजनेस मिलते। सिर्फ खेती और घाटे की खेती करना ही अगर एक पॉलिटिकल एजेंडा था कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो ममता दीदी ने समझा ही नहीं कि किसान क्या चाह रहा था। क्योंकि उस सिंगूर के रास्ते से मैं भी कई बार गया हूं, जब मैं आगे ऑयल फैक्ट्रीज में जाता था राइस ब्राइन ऑयल लेने। कहने का मेरा मतलब क्या है सर, ये बात तो उद्धव ठाकरे और सबको पता था कि ममता दीदी आके सबसे मिल ले, लेकिन कोई जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैसेजेस बहुत क्लियर कि शी इज नॉट बिजनेस फ्रेंडली। ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। दूसरा, उनका जो सबसे बड़ा ऑपोजिशन है वो लेफ्ट पार्टी, वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। तीसरा, जिस तरह से हमने इलेक्शन के बाद गुंडागर्दी देखी, मारकाट देखी, अराजकता देखी वेस्ट बंगाल, उसके बाद तो बची खुची जो साख थी वो खत्म हो गई। तो अब उस समाज में बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को, क्योंकि जिस समाज में दंगे होते हैं, आतंकवाद होता है, उस समाज की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि 5 लोगों ने किया था, क्योंकि अगर 5 लोगों ने किया था तो बाकी 95 लोग मुंह बंद करके क्यों बैठे थे? उन्होंने उन अराजक तत्वों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी? अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को इस कुर्सी से हटाया क्यों नहीं जब मौका मिला? अगर उनको लगता है कि ये कर रहे हैं, तो जो लोग चुप बैठे और जो कहते हैं हम नहीं थे, वो खुद जिम्मेवार है, क्योंकि आपकी शांति ऐसे गुंडागर्दी को बढ़ावा देती है। ऐसी शांति नहीं चाहिए। ऐसे गुंडों को रोकना भी समाज का ही काम है। और अगर हम समाज उस समय चुप हो जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते साहब हमने नहीं किया था, उसने किया था। आप भी जिम्मेवार हैं। अपनी जिम्मेवारी से हमको भागना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरा सवाल, जो आपने कहा कि बॉम्बे के अंदर सारे बिजनेसेस हैं, सारे हेड ऑफिसेज हैं, सारे बैंक हैं, सबके हेडक्वार्टर्स वहां हैं। सर, आप क्या कह के जाएंगे? आपके पास कोई प्लान होना चाहिए ना। लोग तो आपको सुबह शाम देख रहे हैं कि आपकी सरकार क्या कर रही है। उनके मैनेजर्स देखते हैं कि साहब मैं जाता हूं, बगैर पैसे के काम नहीं होता। आपको क्या लगता है कि जो अगर कोई किसी डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी रिश्वत लेता है, क्या उसकी जानकारी बिजनेस वर्ल्ड को नहीं होती है? सबको होती है। कोई मूर्ख नहीं है, सिर्फ है कि लोग बोलते नहीं है। अगर आप ईमानदारी से, कोई राज्य का मुख्यमंत्री ये चाहे कि मेरे यहां पे करप्शन नहीं है, तो आप ये बता दीजिए कि फाइल रुकी क्यों वहां पे? कितनी फाइलें किस डिपार्टमेंट में किस अधिकारी के पास है, इसका ऑनलाइन ट्रांसमिशन क्यों नहीं हो सकता? कि इस अधिकारी के पास 25 फाइलें पड़ी हैं, इसके पास 50 पड़ी हैं, उसके पास 200 पड़ी हैं। क्यों पड़ी हैं? या तो उसका स्टाफ नहीं है, या वो इनकॉम्पिटेंट है, या वो करप्ट है, और चौथा कारण नहीं हो सकता।
हर स्थिति में मुख्यमंत्री का फर्ज है कि वहां 200 फाइलें जो रुकी हुई हैं वो कितनी जल्दी क्लियर हो, 2 आदमी वहां एक्स्ट्रा डिप्लॉय करिए, उस फाइल को क्लियर करिए। आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाते गवर्नेंस में? लेकिन ये कहना कि सर फाइल इन प्रोसेस है, अरे प्रोसेस तो वो तो रिश्वत का इंतजार कर रहा है, रिश्वत दे दोगे आपकी फाइल क्लियर हो जाएगी। तो मैं वही कहता हूं, जब सरकारी अधिकारी के पास सारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो मांगी जाती है एज पर फॉर्मेट अगर देने के बाद अगर फाइल रुकती है तो उसके 2 ही कारण होते हैं, या तो वो अधिकारी इनकॉम्पिटेंट है या दोनों है, और तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता फाइल रुकने का। इस स्थिति में क्या मुख्यमंत्री या मंत्रियों का फर्ज नहीं बनता है कि कार्रवाई की जाए कि फाइल रुक क्यों नहीं है? और यही बात तो योगी जी ने अपनी स्पीच में कही है कि ह्यूमन इंटरवेंशन 0 है। आप एमओयू साइन करिए, उसके बाद सब कुछ डिजिटाइजेशन है, आपको चक्कर नहीं काटने। सीएम ऑफिस देखेगा कि आपके सारे कागज हर डिपार्टमेंट से क्लियर होके आए या नहीं। यही तो सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट था कि आपका सिर्फ दरवाजा जो है वो सीएम का जो भी कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है वही है, आपको हर मंत्रालय के चक्कर नहीं काटने। यही तो सिंगल विंडो है। लेकिन हमने क्या देखा महाराष्ट्र में कि गृह मंत्री खुद वसूली करवा रहे हैं। यही निकल के आया था बाद में। बिल्कुल। और किसको यूज किया जा रहा है? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। मतलब करप्शन की हद यह है कि मंत्री सिस्टम को यूज कर रहा है करप्शन के लिए, और हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट आए। तो ये तो चीज सामने आ गई। लेकिन जो डे टू डे बिजनेस काम कर रहे हैं वहां पे, क्या उनके साथ नहीं हो रहा होगा रोज हर डिपार्टमेंट में? और छोटी कंपनियां तो इसलिए हिंदुस्तान में फ्रस्ट्रेट होकर बंद हो जाती हैं। वो कहती हैं यार मैं फैक्ट्री चलाऊं, अपनी छोटी कंपनी है मेरी, मैं फैक्ट्री जाऊं या सरकारी बाबुओं के चक्कर काटूं? ये तो उसकी फ्रस्ट्रेशन है। और फिर हम कहते हैं एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा। मालिक खुद टाइम नहीं दे पा रहा फैक्ट्री में, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है समाज का। और मुझे लगता है जो योगी जी कर रहे हैं, अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस जिस राज्य में आपको सपोर्ट नहीं मिलता है यूपी माइग्रेट कर जाइए। तब शायद उनको अकल आएगी कि हमारी राज्यों को भी जागना पड़ेगा। फिर वहां के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की मॉरल ड्यूटी और अकाउंटेबिलिटी बनेगी कि हमारे यहां से इन्वेस्टर छोड़ के यूपी क्यों जा रहा है, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। उसको इन्वेस्टिगेट करके रेक्टिफाई करना चीफ मिनिस्टर का काम। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सरदाना जी, आप जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर। वंदे मातरम। वंदे